जी हाँ दोस्तों, आज की जो ये क्लास है, खास करके 10th क्लास वाले बच्चों को जो मैट्रिक की परीक्षा देंगे, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक वाले परीक्षार्थी के लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाला है और पूरा केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव निचोड़ लेकर आया हूँ। पूरा एकदम समझिएगा। ऑब्जेक्टिव है किसके लिए? तो मैट्रिक के लिए। मैट्रिक के लिए यानी मैट्रिक वाले विद्यार्थी के लिए है जो इस बार एग्जाम देंगे। साथियों, आपको पता है कि केमिस्ट्री में टोटल आपके 5 चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया है, अम्ल क्षार लवण है, धातु अधातु है, कार्बन और उसके यौगिक है, उसके बाद आपका पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है। तो हम सभी ऑब्जेक्टिव को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं और आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बिना कहे शेयर कर रहे हैं, बिना कहे लाइक कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन है प्रभु आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये मेरे पास देखिए, हम 10th का बुक लिए हैं और क्या क्या मैं एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इन सभी चीजों को भी हम सामने अगर हल करेंगे। देखिए, पहला बात, जब रासायनिक अभिक्रिया की बात आएगी, रासायनिक अभिक्रिया की जब हम लोग बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कौन रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। तो जब आप केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो यहां पर एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा इनमें से पहचानिए कौन सा रिएक्शन है, संयोजन है, वियोजन है, कि विस्थापन है, कि द्विविस्थापन है, उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, उदासीनीकरण है, कुछ भी दे सकता है। तो अभी रासायनिक अभिक्रिया में देखो, दो चीज बहुत जरूरी है याद रखना, कि आप रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है। एक को हम लोग कहते हैं अभिकारक, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, समझना, रिएक्टेंट कहते हैं। और दूसरा को क्या बोलते हैं? प्रतिफल, या इसको उत्पाद भी आप कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और हमेशा एक बात और याद रखिएगा मेरे भाई, कि ऐसे एरो लगल रहेगा, इधर रहेगा अभिकारक, बायां तरफ के रहता है अभिकारक, बायां तरफ आपका हो गया अभिकारक, दायां तरफ क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। ये टूटता है और ये बनता है, ये बात याद रखिएगा, ये एरो यही बताता है। अगर आपको जब भी कहेगा संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया का भी पहचान है, संयोजन अभिक्रिया का भी पहचान है, यानी इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब कॉम्बिनेशन होगा तो संयोजन मतलब होता है जुड़ना, वर्ड को समझिए। संयोजन माने होता है जुड़ना, तो जुड़ेगा, तो कौन जुड़ेगा? तो दो या दो से अधिक परमाणु को जोड़ दीजिए, दो या दो से अधिक अणु को जोड़ दीजिए, तो जब जोड़कर एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A2 प्लस B2 आपस में जुड़ गया, बन गया AB, और इसको बैलेंस करेंगे 2AB, हो गया, ये जुड़ गया। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, आपस में जुड़ गया और बना लिया HCl, तो देखो आपस में जुड़ा ना भाई, हाइड्रोजन अकेले था और क्लोरीन भी अकेले था, मतलब सेटिंग हो जाना। आप भी सिंगल, वो भी सिंगल, और जब दोनों आदमी के सेटिंग हो जाता है, तो सेटिंग हो जाने के बाद जो जुड़ गए आप, तो आप क्या बन गए? संयोजन हो गया, आपका जुड़ना हो गया। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, आपस में जुड़ गया, तो ये बना लिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझे? बहुत सारा एग्जाम्पल है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, आपस में जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये संयोजन हो रहा है, यानी यहाँ पर जुड़ रहा है, एक अणु दूसरा अणु से जुड़ रहा है। तो जुड़ने वाला जब भी रिएक्शन आएगा, कहना दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, दूसरा कहेगा वियोजन। अरे भैया, वियोजन मतलब होता है टूटना, ब्रेकअप होना। अगर आपको वियोजन अभिक्रिया को पहचान करना है, वियोजन अभिक्रिया की पहचान करना है, आज हम खत्म कर देंगे, पूरा केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। ऑब्जेक्टिव आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आने वाला है। यानी हम लोग इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब टूटना। टूट जाएगा है भैया, पहले जुड़ल था, और बाद टूट जाएगा। थोड़ा सा भी लड़ाई झंझट हुआ, थोड़ा सा भी एनर्जी का डिफरेंस हुआ,
तो समझो टूट गया। मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब एकरा से थोड़ा सा गर्म कीजिए, थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, कि कहेगा नहीं हम अलग रहेंगे, CaO प्लस CO2। आजकल के छरवा सबको नहीं देखते हैं, अपने मन से ब्याह शादी कर लेता है, अब माँ बाप का देखभाले नहीं करता है ना। मतलब तुरंत एकदम जुड़ल परिवार को तोड़ने का काम करता है। तो भैया ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट गया। ठीक है, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 है, ये टूट जाएगा। तो टूटने वाला रिएक्शन तो आपको पता है कि इस तरह का जब भी होगा तो वियोजन अभिक्रिया होगा। एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हम लोगों के लाइफ में भी देखे होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे आपका सेटिंग है और कोई तीसरा बंदा का जैसे एंट्री होता है तो आपसे एकदम कट जाती है, एकदम हाँ हम तेरा साथ नहीं रहेंगे, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू मेरे को इज्जत नहीं करता है, मेरे को नहीं घुमाता है, मेरे को ये नहीं करता है, फलाना हमको घुमाता है तो हम फलाना के साथ रहेंगे। समझ रहे हैं। और नहीं तो एगो रील्सवा देखे होंगे कि होली के समय में आया था, अब पति पत्नी तो बेचारा एक साथ है, समझे, अब बगल में है देवर, देवर। अब पति बेचारा पूछता है पत्नी से, पति पूछता है पत्नी से तू केकरा साथ रहबू, तो कहता हम देवरे साथ रहम। समझ रहे हैं। तो मतलब हो गया क्या कि देवर और पत्नी एक साथ हो गया। अब बेचारा पति, है ना। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर ये दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, सलमान खान को तो सब जानते हो, सलमान खान को सब जानते हो। सलमान खान देखो भैया कैटरीना कैफ के साथ कितना मूवी बनाए, सब लोगों का मीडिया में, पूरा सोशल मीडिया में शोर था कि सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ब्याह एक के साथ होगा, दोनों का एक के साथ रहना होगा, एक साथ शादी होगा। लेकिन बेचारा बीच में विक्की कौशल जी आके गड़बड़ कर दिए। हाँ, जैसे उसके लाइफ में आए बेचारा सलमान खान को हटा दिए। तो जब भी आप याद रखिएगा, अधिक पावरफुल, अधिक क्रियाशील कोई धातु आ गया, कोई तत्व आ गया, कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। जैसे ये देखो भैया, ऐसा एग्जाम्पल रहेगा जिंक, जिंक प्लस रहेगा कॉपर सल्फेट, है ना। तो देखो भैया यहाँ पर क्या होता है, ये एक है, जिंक का क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होता है, तो जिंक कहता है कॉपर हटो, हम रहेंगे, तो बन गया ZnSO4 और प्लस बन गया कॉपर। यानी यहाँ पर जिंक अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। मतलब ऐसा समझो ना, बी और सी है, IA है। जैसे आजकल का ये कलयुग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ई लड़का है, ई लड़की है, गर्ल्स है। अब जैसे इस लड़की को इस लड़का से अधिक पावरफुल मिल गया, कहता हम इसके साथ रहेंगे, मतलब AC हो जाएगा और B अकेला गाना गाएगा, बेवफा तूने तूने, हैं। तो इस तरह का ये चीज होता है। तो भैया 3 एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, विस्थापन मतलब आ गया। अब द्विविस्थापन मतलब दू को विस्थापित करेगा, यहाँ तो एक ही को विस्थापित किया ना, दू को विस्थापित करेगा, उसको कहेंगे द्विविस्थापन, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। और जब द्विविस्थापन की बात आएगी, यहाँ पर जैसे मान लो AgCl ले लिए, AgNO3 ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3 ले लिए और बेरियम क्लोराइड ले लिए, जब दोनों को मिला दीजिए, Ag चल जाएगा Cl के साथ, Ba आ जाएगा NO3 के साथ, तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाना। अगर आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया जब कहेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, और जब आपको उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई अम्ल जो है ना क्षार से जब रिएक्शन करता है तो वो बना लेता है लवण, लवण के साथ देता है जल, एकरे के कहल जाला उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, जब कोई एसिड लो, जैसे HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जब ये बेस से रिएक्शन करता है NaOH, तब ये बना लेता है NaCl प्लस बना लेता है H2O। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगर कहीं उष्मा निकलेगा, समझ लो, अगर कहीं उष्मा निकलेगा तो उष्मा
छेपी, मतलब जो कहीं अगर उष्मा आएगा, एब्जॉर्ब होगा, समझ रहे हैं, ग्रहण होगा तो उष्मा शोषी, उस जाएगा उष्मा, उष्मा छेपी, आएगा तो उष्मा शोषी, दोनों में अंतर याद रखना। तो इतना सारा एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ सकता है इनसे, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित। उसके बाद जो है, उसके बाद यहां से और एक क्वेश्चन आपको आ सकता है बैलेंस करने के लिए, कि आप रासायनिक समीकरण देगा और कहेगा इसको आप बैलेंस करो। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा तो हम और लेकर आएंगे आपके लिए। अब दूसरा चैप्टर हम लोग अम्ल क्षार लवण का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अम्ल क्षार लवण इंग्लिश में कहते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल एसिड माने अम्ल, क्षार लवण। अब अम्ल जो है, जो जल में अम्ल के कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे कि अम्ल का अगर कोई प्रॉपर्टीज कहेगा, अम्ल माने क्या होता है, एसिड। अम्ल क्या होता है कि वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है भैया, खट्टा होता है। और अम्ल नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, इसलिए और नीला याद रखेंगे। यानी अ से अम्ल हो गया, नीले लिटमस पथ को क्या कर देता है, लाल, अनीला। अम्ल नीले लिटमस पथ को क्या कर देता है, लाल। तो यहाँ एक लिटमस पेपर की चर्चा हो रही है। ये लिटमस पत्र जो है ना, ये लाइकेन, ध्यान दीजिएगा, लाइकेन का पौधा होता है, लाइकेन का ट्री होता है, उसी से लैब में बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो लिटमस पेपर जो है ना प्राकृतिक सूचक नहीं है, संश्लेषित सूचक है। लेकिन हल्दी जो है ना आपका प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। अम्ल का अगर पीएच मान अगर देखोगे तो अम्ल का पीएच मान होता है ना भैया 7 से कम होता है। याद रखना 7 से कम होता है, ठीक है। उसके बाद अम्ल जैसे HCl अम्ल की बात करें, H2SO4 अम्ल की बात करें, या HNO3 अम्ल की बात करें, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। ये तीनों प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है, या इसको हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये खान से प्राप्त होता है, इसलिए इसको आप खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं, खनिज अम्ल के। उसके बाद अम्ल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ये भी आता है कि स्रोत से क्वेश्चन आता है कि स्रोत के बारे में बताइए। जैसे मान लो आपको कह देगा, अरे तनी एने देखिए, कहेगा कि बताइए सिरका, सिरका है ना कौन अम्ल में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल में। यानी आप ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एसिटिक अम्ल में कौन सा चीज पाया जाता है, तो सिरका। अब फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में पूछ देगा, ललका जो चींटी है, ललका चींटी, लाल चींटी नहीं होता है जो काटता है तो हम लोग को एकदम, तो कहिएगा लाल चींटी के डंक में जो है ना, लाल चींटी के डंक में कौन चीज पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, समझ रहे, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू का पीएच मान एक बार क्वेश्चन बैंक में देखे थे कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो बोलना 2.4 होता है, 2.4 होता है। इस पर एगो गानो है, 2-4 गो नींबुआ लटकाइला चोटी में, 2-4 गो मतलब 2.4। या सिंपली से बात करो ना, मार्केट जाते हो ना आप, मार्केट जाते हो तो क्या कहते हो, अरे भैया तनी 2-4 गो नींबू दीजिए, तो यानी 2.4, समझे। तो अब देखो भैया, अगर हम लोग क्षार के बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्षार के बारे में बात करते हैं, तो क्षार जो है जल में घुलकर जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्षार जो है ना, क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उसके बाद क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना भस्म जो होता है ना, भस्म, ध्यान दो, भस्म और क्षार एक ही है। तो सब ये जल में घुलनशील क्षार को, जल में घुलनशील क्षार को भस्म कहते हैं। और NaOH, KOH, ये सब आपका प्रबल क्षार है।
कौन है? प्रबल क्षार है, याद रखना पूछेगा इनमें से कौन प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार है। ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को लीला कर देता है। लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को ये जो है ना कर देगा नीला। वो कर रहा था नीले लिटमस पत्र को लाल, ये लाल को कर देगा नीला। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या इसका पीएच मान, चलिए ना पीएच मान जो है ना 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है? अधिक होता है। यानी जब पीएच मान हम लोग बात करेंगे 7 से अधिक होता है। उसके बाद लवण अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। NaCl का पीएच मान पूछ देगा 7। उदासीनी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। पीएच स्केल का जो खोज किया था सोरेनसन ने, कब खोजा था? 1909 ईस्वी में खोजा था। उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन देगा कि पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक गिनती होता है, तो 0 से 14 तक गिनती होता है। यानी 0 से 14 तक प्रास होता है ना। पीएच बराबर एक फॉर्मूला भी आप याद रखना, पीएच बराबर -log ऑफ H+ का कंसंट्रेशन होता है। यानी H+ का जितना कंसंट्रेशन वो फॉर्मूला पे लगा दोगे, पीएच आप निकाल लो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हमको लगता है कि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने के बाद आप लोग देखते भी नहीं हो, तो हम चाहते हैं कि वीडियो को यहीं पर अब बना दे। लेक्चर नंबर 2 भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगा। लेक्चर नंबर 2 में हम कंप्लीट कर देते हैं। अम्ल क्षार लवण का यहाँ तक देख लिए। इसके बाद हम लोग धातु अधातु उपधातु के बारे में चर्चा करेंगे, कार्बन और उसके यौगिक और आवर्त सारणी का। तो आवर्त सारणी का एक वीडियो है, आप लोग देख लेना खोज के। उसके बाद 2 चैप्टर का और हम बना देंगे, और लगातार आप लोग इसी तरह का जो है वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, और लाइक शेयर तो करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।